आज मैं लेकर के आई हूँ कहानी का 11वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पिछले 10 भागों को नहीं सुना है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। राहुल और शिवी अपने लिए कपड़े पसंद कर रहे थे, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। काफ़ी देर ऐसे ही कपड़े देखने के बाद जब उन्हें अपने लिए कुछ पसंद नहीं आया तो वह दोनों एक जगह खड़े होकर कुछ सोचने लगे। तभी कुछ टाइम खड़े रहने के बाद राहुल ने शिवी और शिवी ने राहुल को देखा और मुस्कुरा दिए। और शिवी बोली, तू मेरे लिए ड्रेस सेलेक्ट कर और मैं तेरे लिए करूँगी। राहुल, पर हम अलग अलग चूज करेंगे। ड्रेस सेलेक्ट होने से पहले हम एक दूसरे की तरफ नहीं देखेंगे। शिवी, ठीक है, तो मैं जेंट्स सेक्शन में जाती हूँ। राहुल, और मैं लेडीज सेक्शन में। यह बोलकर वह दोनों अपनी अपनी डायरेक्शन में चले गए। आकाश और दिया जो वहाँ खड़े कब से उन्हें देख रहे थे, उन दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। आकाश तो राहुल और शिवी की बात समझ गया था, पर प्रिया तो थोड़ा कन्फ्यूजन से आकाश को देखने लगी। उसे उनकी बात समझ ही नहीं आई। आकाश ने उसे कन्फ्यूज देखा तो अपना सर ना में हिलाया और उसका हाथ पकड़कर एक तरफ बढ़ गया जहाँ बहुत सारी ड्रेसेस थी। आकाश ने वहाँ प्रिया को खड़ा किया और उसके लिए ड्रेस देखने लगा। प्रिया तो हैरान सी खड़ी उसे ही देख रही थी। आकाश के उसका हाथ पकड़ने से उसे अपनी बॉडी में एक करंट सा लगा था जो वह समझ नहीं पा रही थी और इसलिए कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। ऐसा उसके साथ पहली बार हुआ था। उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तभी आकाश ने एक ड्रेस पसंद की और फिर प्रिया का हाथ पकड़कर उसे लेकर चेंजिंग रूम की तरफ बढ़ गया। उसने प्रिया को चेंजिंग रूम के आगे खड़ा किया और उसके हाथ में ड्रेस देकर बोला, गो एंड ट्राई इट। प्रिया ने उसकी तरफ सवालिया नज़रों से देखा तो आकाश उसकी तरफ बढ़ा और उसके नज़दीक जाकर उस पर झुकने लगा। वह उसके कान के पास गया और धीरे मगर गहरी आवाज़ में बोला, अगर तुम चाहती हो कि यह ड्रेस ट्राई करने में मैं तुम्हारी मदद करूं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी अब तुम पर सिर्फ मेरा हक है। मैं चाहे जो मर्जी तुम्हारे साथ कर सकता हूँ। आकाश के ऐसे पास आने से प्रिया की सांसें तेज हो गई। दिल किसी रोलर कोस्टर की तरह दौड़ने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कि अभी उसका दिल उछलकर बाहर आ जाएगा। 5-5 आदमियों को एक साथ धूल चटाने वाली लड़की आकाश के सामने उसके मुंह से जुबान तक नहीं निकल रही थी। आकाश उससे थोड़ा पीछे हुआ और बोला, अब तुम खुद चेंज करोगी या मैं तुम्हारी हेल्प करूं? प्रिया ने कुछ नहीं कहा और जल्दी से ड्रेस लेकर चेंजिंग रूम में चली गई और दरवाज़ा बंद कर लिया। आकाश उसे ऐसे जल्दी जल्दी जाते देख मुस्कुरा दिया और खुद से ही बोला, पागल लड़की। वहीं दूसरी तरफ हमारे डेविल माफिया अपनी जाना के लिए ड्रेस पसंद कर रहे थे। जिस इंसान को इन सब कामों से चिढ़ थी, जो कभी शॉपिंग करना तो दूर शॉपिंग का नाम भी नहीं लेता था, आज वह खुद अपनी प्रिंसेस के लिए ड्रेस पसंद कर रहा था। सही कहते हैं लोग, प्यार इंसान को बदल देता है और सत्यम भी अपनी जाना के प्यार में बदल रहा था, पर सिर्फ अपनी जाना के लिए। बाकी दुनिया के लिए वह आज भी बेरहम माफिया था। सत्यम ने उसकी बनवाई हुई ड्रेस में से एक ड्रेस सेलेक्ट की और अपनी जाना पर लगाकर देखने लगा। उसने उस ड्रेस को सेलेक्ट किया, फिर उसने उसके साथ मैचिंग फुटवेयर और भी एक्सेसरीज नव्या के लिए पसंद की। तभी उसकी नज़र एक साड़ी पर गई जो ब्लैक कलर की थी। उसने एक नज़र नव्या को देखा जो सोफे पर बैठी सब तरफ अपनी टिमटिमाती आंखों से देख रही थी। सत्यम ने उस साड़ी को भी पैक करवा लिया। वही राहुल और शिवी ने एक दूसरे के लिए ड्रेस पसंद की और एक जगह आकर खड़े हो गए। दोनों ने अपने हाथ पीछे कर रखे थे। राहुल ने शिवी को देखा और बोला, पहले तू दिखा। शिवी, नहीं, पहले तुम दिखाओ। राहुल, ठीक है, दोनों एक साथ दिखाते हैं। शिवी ने भी हाँ कहा तो राहुल ने 1 2 3 कहा। इसी के साथ दोनों ने अपने हाथ में पड़ी ड्रेस आगे कर दी। पहले तो दोनों एक दूसरे की पसंद की हुई ड्रेस देखकर हैरान हो गए, पर फिर मुस्कुरा दिए। आकाश जो उनकी तरफ देख उनके पास आ गया और उन्हें देख मुस्कुरा दिया, क्योंकि दोनों ने बिना एक दूसरे के सेलेक्ट किए कपड़े देखकर भी एक दूसरे के साथ मैचिंग कलर सेलेक्ट किए थे। करते भी क्यों नहीं, दोनों खुद से ज़्यादा एक दूसरे को जानते थे। एक दूसरे की पसंद नापसंद, किसे क्या कलर पसंद है क्या नहीं, कपड़ों से लेकर खाने तक दोनों एक दूसरे की सारी पसंद जानते थे। तभी प्रिया जो आकाश की पसंद की हुई ड्रेस पहनकर आई थी, उसने जब आकाश को चेंजिंग रूम के बाहर नहीं देखा तो वह भी उसे ढूंढते हुए वही चली आई। वह उन्हें देखकर बोली, अरे वाह, आपने तो बिना देखे ही एक दूसरे के साथ मैचिंग आउटफिट पसंद की। सच में आप एक दूसरे की पसंद को बहुत अच्छे से जानते हो।
राहुल और शिवी उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिए और एक दूसरे को प्यार से देखने लगे। वही प्रिया की आवाज़ सुनकर जब आकाश ने उसकी तरफ देखा तो बस देखता ही रह गया। उसकी पसंद की हुई ड्रेस में वह लगी इतनी प्यारी लग रही थी कि आकाश चाहकर भी अपनी नज़रें उस पर से नहीं हटा पा रहा था। राहुल और शिवी वहाँ से बाकी का सामान लेने के लिए दूसरी तरफ चले गए, पर आकाश अभी भी प्रिया को एकटक देख रहा था। उसके ऐसे देखने से प्रिया असहज हो गई। आकाश धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगा। प्रिया ने जब यह देखा तो उसकी धड़कन बढ़ गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। आकाश उसके नज़दीक आया और प्यार से उसके माथे पर अपने होठ रखकर बोला, बहुत प्यारी लग रही हो। उसकी इस हरकत से प्रिया तो अपनी जगह जम गई। वह एकटक हैरानगी से आकाश को देखने लगी। आकाश ने उसे ऐसे हैरान देखा तो उसका चेहरा हाथों में भरकर बोला, देखो प्रिया, मुझे घुमा फिरा कर बातें करने नहीं आती है, इसलिए मैं सीधे सीधे कहूँगा कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ। तुम मुझे पहली नज़र में ही पसंद आ गई। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तो तुम उस टाइम सत्यम के बेस पर थी और कुछ लड़कों के साथ फाइट कर रही थी। तुमने अकेले उन 4 लड़कों को पल भर में धूल चटा दी थी। मेरा मन तो था कि तभी तुम्हें अपने दिल की बात बता दूं, पर उन लड़कों की हालत देखकर खुद को रोक लिया कि कहीं तुम मेरी भी वही हालत न कर दो। यह बोलकर आकाश मुस्कुरा दिया तो उसकी बात सुनकर प्रिया के चेहरे पर भी स्माइल आ गई। तभी आकाश फिर बोला, मैं उसके बाद भी बहुत बार बेस पर गया था, पर तुम मुझे कहीं नहीं मिली। बाद में पता चला कि तुम किसी मिशन पर गई हो। मैं रोज़ तुम्हें याद करता रहा। इस बीच पता ही नहीं चला कि कब तुम मेरी पसंद से मेरी मोहब्बत बन गई और मैं तुम्हें बेइंतहा चाहने लगा। आज जब तुम्हें देखा तो मैंने ठान लिया था कि अब मैं तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा, हमेशा अपने पास रखूंगा। क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी, मेरी जिंदगी, मेरी जान बनकर? यह बोलकर आकाश प्रिया को देखने लगा तो प्रिया कुछ टाइम तो उसे देखती रही और फिर बोली, एक शर्त पर। उसकी बात सुनकर आकाश खुश हो गया और जल्दी से बोला, मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। प्रिया, पहले सुन तो लीजिए। आकाश, वैसे तो मुझे सब मंजूर है, फिर तुम बताना चाहो तो बता सकती हो। उसकी बात सुनकर प्रिया ने उसकी तरफ देखा और फिर सर झुकाकर बोली, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अनाथ आश्रम में पली बढ़ी हूँ। एक बार स्कूल से आते टाइम कुछ लोगों ने बेहोश कर मुझे किडनैप कर लिया था। जब आंखें खुली तो खुद को एक बंद फैक्ट्री में पाया। वहाँ मेरी जैसी और भी लड़कियाँ थीं। वह लोग शायद हमें कहीं बेचने के लिए लेकर जाने वाले थे। तब मैं कुछ 17 साल की थी और 12वीं में पढ़ती थी। लेकिन वह लोग मुझे बेच पाते उससे पहले ही बॉस ने हमें उनसे बचा लिया। सारी लड़कियों को उनके घर भेज दिया गया, पर मेरा तो वैसे ही कोई घर नहीं था, तो बॉस को बोलकर मैंने फाइटिंग सीखने का बोला, क्योंकि उनके साथ बहुत लड़कियां थी जो फाइटिंग कर रही थी। बॉस ने मुझे बेस पर भेज दिया। मेरी पढ़ाई के साथ साथ वहाँ मैंने सब सीखा। बॉस मेरे लिए मेरे भगवान हैं। मेरे माँ बाप, भाई बहन सब यही हैं। अगर इन्होंने हाँ कह दिया तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आकाश, जो बहुत ही ध्यान से प्रिया की बात सुन रहा था, प्रिया के बारे में जानकर उसे बहुत बुरा लगा। उसने प्रिया के चेहरे को ऊपर किया। प्रिया की आंखें नम थी। आकाश ने उसके माथे को चूमा और बोला, सत्यम की फिक्र तुम मत करो, उसे मैं मना लूंगा। पर मैं तुमसे एक वादा करता हूँ, आज के बाद कभी तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं आने दूंगा। तुम्हें हर वह खुशी दूंगा जिसकी तुम हकदार हो। यह बोलकर आकाश ने प्रिया को अपनी बाहों में भर लिया। प्रिया ने भी कोई आपत्ति नहीं जताई और चुपचाप उसकी बाहों में खड़ी रही। कुछ टाइम बाद वह दोनों भी सबके पास चले गए। सबने शॉपिंग की और नव्या की जिद पर वहां से लंच के लिए एक होटल में चले गए। वही कोई था जो नव्या पर नजर रख रहा था। जब से वह लोग घर से निकले थे उस इंसान की नज़र नव्या पर ही थी, पर सत्यम ने सिक्योरिटी इतनी टाइट की हुई थी कि वह इंसान चाहकर भी नव्या तक नहीं पहुंच सकता था। उन लोगों को होटल में जाते देखकर उस इंसान ने अपना फ़ोन निकाला और एक नंबर डायल कर दिया। जब दूसरी तरफ से किसी ने फ़ोन उठाया तो वह बिना कोई नाम लिए सीधे बोला, वह लोग अभी सनशाइन होटल में हैं। उधर से कुछ कहा गया तो उस आदमी ने ओके बोलकर फ़ोन रख दिया। वही दो लोग होटल पहुंचे तो होटल का मैनेजर सत्यम और आकाश को देखकर भागते हुए उनके पास चले आए और उन्हें ग्रीट किया। सत्यम के बाद दूसरे नंबर पर आकाश ही था, जो बिजनेस की दुनिया में टॉप 5 में दूसरे नंबर पर था।
पहले नंबर पर तो हमारे डेविल माफिया थे, जो बिजनेस के साथ साथ गुस्सा करने में भी पहले नंबर पर थे। ऐसा नहीं था कि आकाश को गुस्सा नहीं आता था, पर वह बहुत कम गुस्सा करता था। लेकिन जब उसे गुस्सा आता था तो वह जल्दी शांत नहीं होता था। उसे सिर्फ सत्यम ही शांत कर सकता था। सत्यम ने कुछ नहीं कहा, पर आकाश ने मैनेजर को देखकर हाँ में गर्दन हिला दी। मैनेजर उन्हें एक वीआईपी एरिया की तरफ ले गया। अचानक आने की वजह से वह लोग होटल को खाली नहीं करवा पाए थे। नहीं तो जब सत्यम और आकाश आते थे तो होटल को पहले ही खाली करवा दिया जाता था। वह लोग वहां जाकर एक टेबल पर बैठ गए। सत्यम अपनी जाना के पास बैठा हुआ था। उसके पास राहुल और राहुल के पास सीवी थी। नव्या की दूसरी तरफ प्रिया और प्रिया के पास आकाश था। सभी ने अपनी पसंद का खाना ऑर्डर किया। नव्या के लिए सत्यम ने ही खाना ऑर्डर किया था, क्योंकि उसे पता था अगर उसकी प्रिंसेस को ऑर्डर करने के लिए बोला तो वह सभी फास्ट फूड ही ऑर्डर करेगी। इसलिए उसके लिए सत्यम ने ही ऑर्डर किया था, जिस वजह से मैडम उससे नाराज होकर मुंह फुलाकर बैठी हुई थी। सत्यम ने उसकी तरफ देखा तो उसके गुस्से में फूले लाल गालों को देखकर सत्यम का मन किया कि वह अभी उन्हें खा जाए, पर सत्यम ने खुद पर कंट्रोल कर लिया। उसने नव्या के चेहरे को अपनी तरफ किया और उसे देखकर प्यार से बोला, क्या हुआ प्रिंसेस? नव्या ने कुछ नहीं कहा, बस अपने फूले हुए गालों को और फुलाकर मुंह दूसरी तरफ कर लिया। सत्यम को उसे ऐसे देखकर हंसी आ रही थी, पर उसने कंट्रोल कर लिया और फिर उसका चेहरा हाथों में भरकर अपनी तरफ करके बोला, गुस्सा हो अपने सत्यम से? नव्या ने मासूमियत से हाँ में सिर हिलाया। सत्यम, भला क्यों गुस्सा है मेरा बच्चा? नव्या, आपने मुझसे पूछा भी नहीं कि मुझे क्या खाना है। सत्यम, पर मैंने तो खुद ही अपने बच्चे के लिए खाना ऑर्डर कर दिया है। उसकी बात पर नव्या ने अजीब सा मुंह बनाया और बोली, मुझे आपका घास फूस नहीं खाना है। यह बोलकर उसने सत्यम की तरफ देखा तो सत्यम उसे ही अपनी आंखें छोटी करके देख रहा था। उसे देखकर नव्या जल्दी से बोली, मतलब मुझे आपका यह सैलेड नहीं खाना है। यह बोलकर नव्या ने फिर अपना मुंह बना लिया। वही सत्यम को उस पर बहुत प्यार आ रहा था, पर वह शांत बैठा उसे घूर रहा था। तभी हमारे माफिया को एक शरारत सूझी। उसने नव्या को अपने पास खींचा और उसके कान में बोला, ठीक है, तुम्हें जो खाना है वह मैं तुम्हें खाने दूंगा, पर बदले में मुझे क्या मिलेगा? उसकी बात सुनकर नव्या पहले तो खुश हो गई, पर लास्ट की बात सुनकर बोली, आपको मुझसे क्या चाहिए? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। उसकी बात सुनकर सत्यम फिर उसके कान में बोला, ज्यादा कुछ नहीं, अगर तुम मुझे किस करोगी तो उससे भी मैं मान जाऊंगा। नव्या ने क्यूट सा फेस बनाकर सत्यम को देखा और फिर मुंह बनाकर बोली, ठीक है, हम आपको एक किस देंगे। सत्यम, एक किस के लिए एक डिश? तुम जितने भी डिश ऑर्डर करोगी उतने ही तुम्हें मुझे किस देने पड़ेंगे। नव्या ने उसकी बात सुनकर बेपरवाही से कहा, ठीक है। उसकी हाँ सुनकर सत्यम शैतानी तरीके से मुस्कुरा दिया और नव्या की तरफ मेन्यू कार्ड बढ़ा दिया। फिलहाल तो नव्या को अपना फेवरेट खाना खाने से मतलब था। बाद में सत्यम उसके साथ क्या करेगा उसकी परवाह किए बिना उसने अपनी फेवरेट डिश ऑर्डर करने शुरू कर दिए। देखते ही देखते नव्या ने कम से कम 7 से 8 डिश ऑर्डर कर दिए, जो सारे फास्ट फूड थे। इतना खाना देखकर सब नव्या को हैरान नजरों से देखने लगे। इतना जंक फूड देख सत्यम की आंखें छोटी हो गई। उसकी प्रिंसेस इतना अनहेल्दी खाना खाएगी, यह सोचकर वह कुछ बोलने को हुआ, पर फिर उसे याद आया कि उसने खुद ही तो नव्या को यह खाने के लिए बोला था। उसने गहरी सांस ली और शांत बैठ गया। उसने डिसाइड किया कि आज के बाद वह कभी भी अपनी जाना को इतना अनहेल्दी खाना नहीं खाने देगा। सबने अपना अपना खाना फिनिश किया और नव्या को देखने लगा, जिसने ऑलमोस्ट पूरा खाना फिनिश कर दिया था। सब उसे देखकर हैरान थे। सत्यम भी हैरान था और उसे देख रहा था कि उसकी छोटी सी जाना इतना ज़्यादा खाना खाती है। उसने नव्या को अपने पास किया और टिश्यू पेपर लेकर उसका फेस साफ करने लगा, जो उसने खाना खाते टाइम गंदा कर लिया था। नव्या उसे अपनी टिमटिमाती आंखों से देख रही थी। सत्यम ने उसके माथे को सहलाया और बोला, क्या हुआ प्रिंसेस? नव्या ने क्यूट सा फेस बनाया और बोली, मुझे आइसक्रीम खानी है। सब उसे हैरानी से देख रहे थे कि इतना खाने के बाद भी इस छोटी सी लड़की के पेट में आइसक्रीम खाने की जगह बची हुई है। सत्यम भी हैरान था, पर उसने घूरकर नव्या को देखा तो नव्या ने अपना निचला होठ बाहर निकालकर क्यूट सा फेस बना लिया और सत्यम ने हाँ में सर हिलाया और सोचने लगा कि उसकी प्रिंसेस को उसे मनाने के सारे तरीके आ गए हैं। बाकी सब सत्यम की हालत देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे।
वह जो इंसान कभी किसी के आगे नहीं झुकता था, वह अपनी इस छोटी सी प्रिंसेस के आगे झुकने पर मजबूर हो जाता है। सत्यम ने उन्हें घूर कर देखा तो सारे लोग इधर उधर देखने लगे। सत्यम ने नव्या की तरफ देखा, जो अभी भी मासूम सा फेस बनाकर उसे ही देख रही थी। सत्यम ने गहरी सांस ली और सबके लिए आइसक्रीम ऑर्डर कर दी। नव्या तो इतनी खुश हो गई थी कि उसने जल्दी से सत्यम के गाल को चूम लिया। सत्यम तो उसकी इस हरकत से जम सा गया था, पर फिर नव्या के चेहरे की खुशी देखकर मुस्कुरा दिया। सबने आइसक्रीम खाई। नव्या ने इस बार भी अपने पूरे चेहरे पर आइसक्रीम लगा ली थी। नव्या ने सत्यम की तरफ देखा और मासूम सा फेस बना लिया। सत्यम ने उसके गाल को सहलाया और उसे लेकर वॉशरूम की तरफ चला गया। उसने नव्या को लेडी वॉशरूम के अंदर भेजा और खुद बाहर खड़ा हो गया। तभी उसे एक फ़ोन आ गया और वह फ़ोन कॉल पर बात करने लगा। जब उसने कॉल कट किया तो देखा कि नव्या अभी भी वॉशरूम से बाहर नहीं आई थी। सत्यम को अब उसकी फ़िक्र हो रही थी, क्योंकि नव्या को अंदर गए 15 मिनट हो गए थे। उसने जल्दी से फ़ोन कर प्रिया को बुलाया और वॉशरूम में चेक करने के लिए बोला, क्योंकि लेडी वॉशरूम में वह खुद नहीं जा सकता था। प्रिया ने पूरा वॉशरूम चेक किया, पर नव्या उसे कहीं भी नहीं मिली। उसने सत्यम को बताया तो सत्यम घबरा गया कि उसकी जाना कहाँ चली गई। उसने अपने गार्डों को नव्या को ढूंढने के लिए लगा दिया और खुद भी नव्या को ढूंढने लगा। सत्यम का दिल घबरा रहा था। उसे किसी भी हालत में अपनी प्रिंसेस चाहिए थी। सत्यम के गार्डों ने नव्या को चारों तरफ ढूंढ लिया था, पर वह कहीं भी नहीं थी। सब बहुत परेशान हो गए थे। तभी आकाश सत्यम के कंधे पर हाथ रखकर बोला, हम सीसीटीवी कैमरे में चेक करते हैं, शायद उससे कुछ पता चल जाए। सत्यम ने हाँ में गर्दन हिलाई और वह लोग सिक्योरिटी रूम की तरफ बढ़ गए। अब सत्यम और आकाश दोनों इतनी बड़ी हस्तियां थे, तो किसी ने उन्हें कुछ नहीं कहा। सत्यम सीसीटीवी फुटेज देखने लगा। जब नव्या वॉशरूम में गई तो सत्यम वही खड़ा था, पर जैसे ही उसे फ़ोन कॉल आई, वह बात करने के लिए थोड़ा आगे हो गया। तभी एक औरत वॉशरूम में गई। कुछ टाइम बाद वह औरत बाहर आई तो उसके साथ एक बुर्के वाली औरत थी, जिसे पहली औरत ने पकड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि बुर्के वाली औरत बेहोश है। अचानक से सत्यम की नज़र उस बुर्के वाली औरत के हाथ में पहने ब्रेसलेट पर गई। उसे पहचानने में देर नहीं लगी कि वह उसकी प्रिंसेस का ब्रेसलेट है, जो आज खुद सत्यम ने उसके हाथ में पहनाया था। वह औरत नव्या को वहाँ से लेकर चली गई। उस समय सत्यम की उनकी तरफ पीठ थी। सत्यम को यह देखकर बहुत गुस्सा आया। वह उस इंसान को छोड़ेगा नहीं जिसने उसकी प्रिंसेस को किडनैप करने की कोशिश की है। सत्यम ने आकाश और राहुल की तरफ देखा और अपनी डरावनी आवाज़ में बोला, पूरे शहर को ब्लॉक कर दो। हर गली, मोहल्ले, नुक्कड़ बंद, फैक्ट्री, सब जगह छान मारो। आधे घंटे में मुझे मेरी प्रिंसेस मेरे सामने मेरी बाहों में चाहिए। सत्यम उस समय इतना खतरनाक और भयानक लग रहा था कि एक टाइम को वहाँ खड़े सब लोगों के साथ साथ राहुल और आकाश भी सहम गया। राहुल ने हाँ में गर्दन हिलाई और लग गया अपने काम पर, अपनी भाभी और अपने बड़े भाई की जान को ढूंढने, जो उसके भाई की ज़िंदगी है। उसके बिना सत्यम कुछ भी नहीं। कुछ ही टाइम में उन्हें नव्या की लोकेशन का पता चल गया। सब लोग वहाँ से निकल गए। शिवी भी साथ जाना चाहती थी, पर राहुल ने उसे समझाकर घर भेज दिया, क्योंकि घर पर दोनों दादू अकेले थे। शिवी ने भी ज़्यादा जिद नहीं की और घर चली गई। एक बंद पड़ी फैक्ट्री, जहाँ शायद सालों से कोई आता जाता ना हो। वहाँ अंदर एक रूम में एक लड़की कुर्सी पर बंधी हुई थी। देखने से पता चल रहा था कि वह बेहोश है। उसके आसपास 4-5 गार्ड खड़े थे, जिनके हाथों में बंदूक थी। तभी एक कार वहां आकर रुकी और उसमें से एक लड़का और लड़की बाहर निकले और अंदर की तरफ चल पड़े। अंदर जाकर उस लड़की ने कुर्सी पर बंधी लड़की को देखा और बोली, आदिश, तुमने तो कमाल कर दिया। सत्यम राठौर की नाक के नीचे से उसकी महबूबा को उठा लिया। जी हाँ, यह कोई और नहीं बल्कि सत्यम का दुश्मन आदिश मेहरा है। मैं पिछले पार्ट में इसके बारे में बता चुकी हूँ। जिन्हें नहीं पता वह प्लीज पीछे के पार्ट पढ़ लें। और सोना थे और चेयर पर बंधी लड़की हमारी प्यारी नव्या थी। सोना ने नव्या को उस दिन सत्यम के साथ ऑफिस में देखा था और आदिश को उसके बारे में बताया था। सोना की बात सुनकर आदिश टेढ़ा मुस्कुराया और नव्या के पास जाकर उसके चेहरे को देखने लगा। आदिश की उंगली नव्या के चेहरे पर घूम रही थी। उसने एक गार्ड की तरफ देखा और बोला, इसे होश कब तक आएगा? गार्ड ने उसकी बात सुनी और बोला, बस 10-15 मिनट में होश आ जाएगा।
आदिश, नहीं, इसे जल्दी होश में लाओ। उसकी बात सुनकर गार्ड ने एक जग भरकर पानी लिया और नव्या के चेहरे पर डाल दिया। पानी पड़ते ही नव्या हड़बड़ाकर उठ गई। उसने खुद को संभाला और अपनी आंखें खोल इधर उधर देखने लगी। सामने किसी अनजान आदमी को देखकर वह डर गई। वह उठने लगी, पर हाथ पैर बंधे होने की वजह से वह उठ ना सकी। उसे अब बहुत डर लग रहा था। खुद को रस्सी से छुड़ाने के लिए वह कसमसाने लगी, जिससे उसके नाजुक हाथ और पैरों पर रस्सी के निशान पड़ रहे थे, जिससे नव्या को दर्द होने लगा। तो उसने रोना शुरू कर दिया और रोते रोते बोली, कौन हो तुम और मुझे यहाँ क्यों लाए हो? मुझे घर जाना है, मुझे मेरे सत्या के पास जाना है। यह सब नव्या रोते हुए अटक अटक कर बोल रही थी। रोने से उसकी नाक, आंखें, यहाँ तक कि पूरा चेहरा लाल हो गया था। सोना, जो उसके रोने से इरिटेट हो रही थी, उसने आगे बढ़कर नव्या को एक थप्पड़ मार दिया, जिससे नव्या के नाजुक से चेहरे पर सोना की उंगलियों के निशान छप गए थे। नव्या का रोना और बढ़ गया था। सोना उसे और मारती कि उससे पहले आदिश ने उसे रोक दिया। वह नव्या को एकटक देख रहा था। नव्या की खूबसूरती देखकर उसकी नज़रों में हवस उतर गई थी। वह कभी नव्या के हाथ, कभी उसके चेहरे को छूने की कोशिश कर रहा था। नव्या को उसका छूना अच्छा नहीं लग रहा था। वह उसका हाथ खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर बंधे होने के कारण कुछ नहीं कर सकती थी। तभी नव्या उसे देखकर बोली, मुझे मेरे घर जाने दो, वरना मेरे सत्या तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। नव्या की बात सुनकर आदिश को गुस्सा आया। उसने नव्या का चेहरा हाथों में भरा और बोला, भरोसा है ना अपने सत्या पर? लेकिन उसको तो पता भी नहीं है तुम कहाँ हो, तो वह कैसे यहाँ तक पहुँचेगा? अब वह तड़पेगा तुम्हारे बिना। उसे तड़पता देखकर मुझे सुकून मिलेगा। आदिश ने नव्या का चेहरा इतने जोर से पकड़ा था कि उसे बहुत दर्द हो रहा था। वह उसे अपना चेहरा छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, पर बेचारी थी तो नाजुक सी गुड़िया, जिसे सत्यम ने हमेशा हर तकलीफ से बचाकर रखा हुआ था। तभी बाहर से बहुत शोर होने की आवाज़ आती है। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही सत्यम और आकाश के गार्ड सब जगह को घेर लेते हैं। आदिश और सोना को यकीन था कि सत्यम कभी उन तक नहीं पहुंच पाएगा, पर यह क्या, वह तो आधे घंटे में ही अपनी जाना तक पहुंच गया। सत्यम, आकाश और राहुल तीनों गाड़ी से उतरते हैं और अंदर की तरफ बढ़ जाते हैं। रास्ते में जो भी आ रहा था, सत्यम उसे बिना रुके शूट किए जा रहा था। उसे जल्दी से जल्दी अपनी जाना के पास पहुंचना था। तीनों आदिश के सभी गार्डों को मारते हुए जल्दी से अंदर पहुंचे, तो अंदर का नज़ारा देखकर सत्यम की आंखों से अंगारे बरसने लगे। जिस लड़की को वह अपनी पलकों पर बिठाकर रखता है, अपने सामने उसकी ऐसी हालत देखकर सत्यम दिल से रो पड़ा। तभी आदिश ने अपने गार्डों को उन्हें मारने का इशारा किया, तो गार्ड सत्यम की आंखें देखकर डर गए। सोना की भी हालत खराब हो गई थी सत्यम को देखकर। वही नव्या ने जब अपने सत्या को देखा तो उसका रोना बढ़ गया। सत्यम से उसका रोना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। राहुल और आकाश ने आगे जाकर उन गार्डों को मारना शुरू कर दिया और सत्यम आदिश की तरफ बढ़ गया। उसने आदिश के चेहरे पर एक मुक्का मारा, तो आदिश खुद को संभाल नहीं पाया और जमीन पर गिर गया। उसकी नाक और उसके मुंह से खून आने लगे थे। सत्यम ने उसे उसके बालों से पकड़कर उठाया और लगातार उसके चेहरे पर मुक्कों की बारिश कर दी। आदिश का सिर चकरा रहा था, पर सत्यम उसे संभलने का मौका ही नहीं दे रहा था। सोना ने जब उसको आपस में लड़ते हुए देखा, तो वह चुपके से भागने को हुई, तो प्रिया, जो सत्यम और आकाश के साथ आई थी, उसने उसे पकड़ लिया और बिना कुछ सोचे उसके चेहरे को थप्पड़ों से लाल कर दिया। राहुल और आकाश ने जब सत्यम को देखा, तो वह लगातार आदिश को मारे जा रहा था और एक ही बात बोल रहा था, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्रिंसेस, मेरी जाना को हाथ लगाने की? तेरी वजह से मेरी जाना रोई है, जिसकी आंखों में मैं कभी आंसू नहीं आने देता। आदिश अधमरा हो गया था, पर सत्यम उसे छोड़ने को तैयार ही नहीं था। तभी आकाश और राहुल उसके पास आए और उसे आदिश से अलग करके बोला, सत्यम छोड़ो इसे, इसे हम देख लेंगे। तुम नव्या के पास जाओ। राहुल, हाँ भाई, आप भाभी के पास जाओ। यह देखो, यह बेहोश हो गई हैं। राहुल की बात सुनकर सत्यम ने अपनी प्रिंसेस की तरफ देखा और आदिश को एक लात मारकर भागकर नव्या के पास चला गया। उसने नव्या को जल्दी से खोला और उसके गालों को थपथपाकर उसे उठाने लगा। प्रिंसेस, प्रिंसेस उठो, देखो आपका सत्या आ गया है, मुझे माफ़ कर दो, मैं आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाया। तुम जो सजा दोगी वह मुझे मंजूर है जाना, पर प्लीज उठ जाओ, ऐसे अपने सत्या को मत डराओ। तभी प्रिया सोना को गार्ड के हवाले कर
जल्दी सत्यम के पास आई और बोली, बॉस आप जल्दी मैम को लेकर चलिए, हमें इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। सत्यम ने उसकी बात सुनी और जल्दी से नव्या को अपनी गोद में उठा लिया और बाहर अपनी गाड़ी की तरफ चल पड़ा। आदिश और सोना को उसने अपने डार्क हाउस भेजने के लिए बोल दिया था। ड्राइवर ने जल्दी गाड़ी का दरवाजा खोला तो सत्यम नव्या को गोद में लेकर गाड़ी में बैठ गया। प्रिया भी उसके साथ आगे बैठ गई। आकाश और राहुल सब समेट कर आने वाले थे। ड्राइवर ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। सत्यम ने उसे सीधा मेंशन चलने के लिए बोला था और प्रिया को डॉक्टर को घर पर बुलाने के लिए ही बोल दिया था। सत्यम बस नव्या को अपने सीने से लगाए बैठा हुआ था। वह कभी उसका माथा चूमता तो कभी उसके हाथ। प्रिया सत्यम को देख रही थी, जो इंसान मौत से भी नहीं डरता था। आज वह अपनी जाना को खोने से डर गया था। अभी भी उसके चेहरे पर डर, फिक्र और तकलीफ के भाव थे। सत्यम ने नव्या के गाल को देखा, जिस पर उंगलियों के निशान थे। सत्यम की मुट्ठियां भिज गई, आंखें एक बार और गुस्से से भर गई। जिस लड़की से वह कभी ऊंची आवाज में बात भी नहीं करता, उन लोगों ने उस पर हाथ उठाया, उसे इतनी तकलीफ दी। सत्यम अब उन्हें छोड़ेगा नहीं, मौत से बदतर सजा देगा उनको। अपनी जाना की तकलीफ का, उसके आंसुओं का पूरा हिसाब लेगा। सत्यम ने धीरे से उसके गाल को चूमा और उसे फिर अपने सीने से लगा लिया। कुछ टाइम बाद उनकी गाड़ी राठौर मेंशन में आकर रुकी तो सत्यम जल्दी से नव्या को गोद में लेकर अंदर की तरफ बढ़ गया। शिवी ने अखिलेश जी और अविनाश जी को भी सब बता दिया था। वह भी परेशान से हॉल में बैठे हुए थे। जब उन्होंने सत्यम को नव्या को गोद में लेकर आते हुए देखा तो जल्दी से खड़े होकर उसकी तरफ चल पड़े, पर सत्यम जल्दी से नव्या को लेकर ऊपर अपने रूम की तरफ चला गया। बाकी सभी उसके पीछे ही ऊपर आ गए। सत्यम ने नव्या को धीरे से बेड पर लेटाया और उसके पास ही उसका हाथ पकड़कर बैठ गया। तभी प्रिया डॉक्टर को लेकर रूम में आ गई। डॉक्टर ने सबको रूम से बाहर जाने के लिए बोला तो सब एक नज़र नव्या को देखकर रूम से बाहर चले गए, पर सत्यम नव्या के पास वही उसका हाथ पकड़कर बैठा रहा। डॉक्टर ने उसे देखा और धीरे से बोली, मिस्टर राठौर, क्या आप बाहर जाएंगे? मुझे मैम को चेक करना है। सत्यम ने उसकी तरफ घूर कर देखा और बोला, मैं अपनी वाइफ को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा। डॉक्टर उसकी आंखें और उसकी आवाज़ सुनकर डर गई। उसने आगे कुछ नहीं कहा, ऐसे ही नव्या को चेक करने लगी। कुछ टाइम चेक करने के बाद उसने नव्या को इंजेक्शन लगाया तो सत्यम ने उसे घूर कर देखा, जैसे कह रहा हो कि यह जरूरी है। उसकी बात समझकर डॉक्टर धीरे से बोली, मैडम बेहोश हैं, इन्हें मेडिसिन नहीं दे सकते, इसलिए मैंने इंजेक्शन लगाया है। सत्यम ने कुछ नहीं कहा, बस हाँ में गर्दन हिला दी। कुछ टाइम बाद डॉक्टर बोली, सर घबराहट और डर की वजह से यह बेहोश हो गई हैं, बाकी सब ठीक है। मैंने इंजेक्शन दे दिया है, कुछ टाइम में इन्हें होश आ जाएगा। यह कुछ मेडिसिन है, जब होश में आए तो इन्हें दे दीजिएगा। सत्यम ने हाँ में गर्दन हिलाई तो डॉक्टर वहाँ से चली गई। सत्यम ने नव्या के माथे को प्यार से चूमा और उसे ब्लैंकेट उठाकर कपड़े लेकर वॉशरूम में चला गया। कुछ टाइम बाद वह बाहर आया तो उस टाइम उसने व्हाइट शर्ट के साथ ब्लैक ट्राउजर पहना हुआ था। सत्यम ने एक गीले कपड़े से नव्या को साफ किया और उसके कपड़े चेंज कर दिए। फिर वह अपनी प्रिंसेस को बाहों में लेकर लेट गया। सत्यम ने नव्या को पूरा अपने सीने से छुपाया हुआ था। उसका दिल अभी भी घबराया हुआ था। आज अगर वह टाइम पर नहीं पहुंचता तो पता नहीं उसकी प्रिंसेस के साथ क्या होता। उसने नव्या का माथा चूमा और धीरे से बोला, प्रिंसेस आज अगर आपको कुछ भी हो जाता तो मुझे नहीं पता मैं क्या करता, पर मैं इस दुनिया को आग लगा देता। यह बोलकर वह शांत हो गया और अपनी जाना को अपनी बाहों में लेकर लेटा रहा। लगभग 1 घंटे बाद नव्या की बॉडी में हलचल होने लगी, जिस वजह से सत्यम ने उसकी तरफ देखा तो उसकी आंखें बंद थी और चेहरे पसीने से भीगे हुए थे। नव्या नींद में ही कुछ बड़बड़ा रही थी। सत्यम ने जब ध्यान से सुना तो वह बोल रही थी, मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है, मुझे मेरे सत्या के पास जाना है। यही सब बातें वह बार बार बोल रही थी। सत्यम ने उसके गाल को सहलाया और उसे उठाने लगा। प्रिंसेस उठो, देखो मैं तुम्हारे पास हूँ, कोई तुम्हें कुछ नहीं करेगा, तुम्हारा सत्या तुम्हें कुछ नहीं होने देगा। सत्यम नव्या के गालों को थपथपाकर उसे उठा रहा था। सत्यम की आवाज़ सुनकर नव्या ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो सामने सत्यम को देखकर उसके सीने से लग गई और रोने लगी। सत्यम ने भी उसे खुद से भींच लिया और उसका सिर सहलाने लगा। नव्या और भी तेज रोने लगी थी। उसका रोना सत्यम को तकलीफ दे रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कोई उसके सीने में खंजर घोंप रहा हो।
नव्या को ऐसे रोता देख सत्यम की भी आंखें नम हो गई। उसने नव्या के बालों और पीठ को सहलाया और बोला, बस प्रिंसेस चुप हो जाओ, ऐसे नहीं रोते बच्चा। आपको रोता देखकर आपके सत्या को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे भी रोना आ रहा है। सत्यम की बात सुनकर नव्या ने सत्यम की तरफ देखा तो उसकी नम आंखों को देखकर बोली, आप क्यों रो रहे हो सत्या? आप मत रोइए, मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकती। यह बोलकर नव्या ने सत्यम की नम आंखों को साफ कर दिया तो सत्यम भी उसके आंसू पोंछकर बोला, तो आप क्यों रो रही हो? मैं भी आपको रोते हुए नहीं देख सकता प्रिंसेस। उसकी बात सुनकर नव्या शांत हो गई। वह एकटक सत्यम को देख रही थी। सत्यम भी एकटक उसकी आंखों में देख रहा था। सत्यम ने धीरे से उसका माथा चूम लिया तो नव्या की आंखें बंद हो गई। सत्यम ने धीरे धीरे उसकी आंखें, नाक, गाल, उसकी चीन सब चूम लिया। फिर सत्यम की नज़र उसके होठ पर ठहर गई। उसने धीरे से अपने अंगूठे से उसके होठों को सहलाया और उसके होठ पर अपने होठ रख दिए। नव्या ने भी कुछ नहीं कहा, बस धीरे से अपनी आंखें बंद कर ली। शायद वह काफ़ी डरी हुई थी। सत्यम उसे बहुत प्यार से किस कर रहा था। वह भी नव्या को खोने के डर से घबरा गया था। वह नव्या को बहुत ज़्यादा प्यार से किस कर रहा था। धीरे धीरे उसकी किस और डीप होती गई। जब नव्या को सांस लेने में दिक्कत होने लगी तो उसने नव्या को छोड़ दिया। दोनों लंबी लंबी सांसें ले रहे थे। सत्यम ने नव्या को अपने सीने से लगा लिया। कुछ टाइम बाद उसने देखा कि उसकी प्रिंसेस सो गई है तो सत्यम ने भी अपनी आंखें बंद की और सो गया। कुछ टाइम बाद सत्यम ने अपनी आंखें खोली तो देखा कि उसकी जाना उससे चिपक कर सो रही है। उसके चेहरे पर पहले वाली खुशी नहीं थी, चेहरा भी उतरा हुआ था, गालों पर आंसुओं के निशान थे। उसे ऐसे देखकर सत्यम को बहुत बुरा लगता है। वह उसके माथे पर अपने होठ रख देता है पर वह अपना होठ हटाता नहीं, बस लगातार धीरे धीरे नव्या के माथे को चूमता रहता है। कुछ टाइम बाद वह उसे अपने से अलग कर अच्छे से लेटा देता है और उसे अच्छे से ब्लैंकेट ओढ़ाकर कपड़े लेकर वॉशरूम में चला जाता है। कुछ टाइम बाद वह एकदम माफिया लुक में रेडी था अपनी जाना के गुनहगारों को सजा देने के लिए। उसने शिवी को फ़ोन किया और अपने रूम में आने के लिए बोला और खुद नव्या की तरफ बढ़ गया। उसने एक बार और नव्या का माथा चूमा और धीरे से उसके होठ को छू लिया और शिवी को उसके पास छोड़कर वह खुद अपनी गाड़ी लेकर निकल गया। लगभग आधे घंटे बाद वह अपने डार्क हाउस में था। सत्यम गाड़ी से बाहर निकला और अंदर की तरफ बढ़ गया जो एक टॉर्चर रूम था। अंदर से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी जैसे किसी को बेरहमी से मारा जा रहा हो। सत्यम अंदर जाकर वहां रखे एक कुर्सी पर बैठ जाता है जो सिर्फ उसके लिए था। अंदर राहुल और प्रिया आदिश और सोना को बहुत बेरहमी से मार रहे थे। आकाश भी वही रखा एक सोफे पर बैठा हुआ था। जब राहुल और प्रिया ने सत्यम को देखा तो उसके पास आकर खड़े हो गए। आकाश ने पानी की बोतल उनकी तरफ बढ़ा दी। पहले प्रिया ने पानी पिया और फिर राहुल ने, क्योंकि वह दोनों काफ़ी देर से उन्हें टॉर्चर कर रहे थे इसलिए थक गए थे। आकाश ने प्रिया की तरफ देखा जो अभी भी बहुत गुस्से में सोना को घूर रही थी। आकाश ने नामे गर्दन हिलाई और मन ही मन बोला, क्या लड़की है, इतना मारने के बाद भी गुस्सा शांत नहीं हुआ। अगर कभी मुझसे नाराज़ हो गई तो मेरी तो नानी याद आ जाएगी इसे मनाने में। पर क्या करूं, मुझे भी इससे ही प्यार होना था। यह सोचकर फिर सामने देखने लगा जहां सत्यम उठकर आदिश और सोना की तरफ बढ़ चुका था। सत्यम पहले आदिश के पास गया जिसकी हालत बहुत बुरी थी। पहले सत्यम ने उसे मारा था और वहां जाकर आकाश और राहुल ने उसकी अच्छे से धुलाई की थी। सत्यम उसके सामने चेयर पर बैठ गया और उसे देखकर बोला, बहुत हिम्मत बढ़ गई है ना, जो डेविल से पंगा लेने का सोचा। पर यह भूल गए कि अगर कांड कर डेविल के हाथ आ गए तो डेविल क्या करेगा। यह बोल उसने पास में ही रखे हथियारों में से चाकू उठाया और किसी के कुछ समझने से पहले ही उसकी एक उंगली काट दी। आदिश की चीख उस पूरे विला में गूंज गई। तभी सत्यम उसकी दूसरी उंगली काटकर बोला, यही वह हाथ है ना जिससे मेरी जाना को तुमने छूने की कोशिश की थी। जिस लड़की से आज तक मैंने कभी ऊंची आवाज़ में बात नहीं की, तुमने उसे तकलीफ दी, उसे दर्द दिया, तो तुम्हें भी तो दर्द मिलना ही चाहिए। यह सब बोलते बोलते उसने उसकी सारी उंगलियां काट दी। आदिश की हालत खराब थी, उसके हाथ से खून निकल रहे थे जो बस मरने की कगार पर था। तभी सत्यम ने अपनी चेयर सोना की तरफ घुमा ली जिसकी हालत प्रिया ने बहुत खराब कर दी थी। प्रिया ने उसे इतने थप्पड़ मारे थे कि उसका पूरा चेहरा सूज चुका था। पूरे चेहरे पर उंगलियों के निशान थे और अब वह आदिश की हालत देखकर और भी डर गई थी।
उसने सत्यम को अपने सामने देखा और गिड़गिड़ाने लगी। प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, मैं आगे से ऐसा कभी नहीं करूंगी। सत्यम, आगे से ऐसा करने के लिए तुम जिंदा बचोगी तब तो। सत्यम ने उसका हाथ पकड़ा और अपने लाइटर को जलाते हुए उसकी कलाई पर फिराने लगा। सोना को बहुत जलन हो रही थी। तभी सत्यम अपनी भयानक आवाज में बोला, यही वह हाथ है ना जिसने मेरी प्रिंसेस को थप्पड़ मारने की भूल की है। तुमने मेरी जिंदगी को रुलाया, जिसकी आंखों में मुझे एक आंसू बर्दाश्त नहीं। आज वह तुम दोनों की वजह से इतना रोई। उसका पूरा चेहरा आंसुओं से भींगा हुआ है। तो अब तुम भी रोओगी, चिल्लाओगी, पर सुनने वाला कोई नहीं होगा। सत्यम उसकी कलाई तब तक जलाता रहा जब तक उसकी पूरी स्किन पिघलकर निकल नहीं गई। सोना यह बर्दाश्त नहीं कर पाई और बेहोश हो गई। आतिश भी बेहोश हो चुका था। सत्यम ने अपने गार्ड की तरफ देखा और बोला, इन्हें स्नोवी के आगे डाल दो। गार्ड ने हाँ में गर्दन हिलाई और दो गार्ड्स उन लोगों को एक कार में लेकर गए और स्नोवी के पिंजरे में डाल दिए, जिसने झट से उन्हें फाड़ कर खा लिया। सत्यम वहां से फिर अपनी सीट पर बैठ गया और सिगरेट जलाकर पीने लगा। तभी आकाश ने उसकी तरफ देखा और बोला, मुझे तुझसे कुछ बात करनी है। सत्यम ने हाँ में गर्दन हिलाई तो आकाश ने एक नज़र प्रिया को देखा, जिसने उसे देखकर अपना सर झुका लिया था, और फिर सत्यम को देखकर बोला, मैं शादी करना चाहता हूँ। उसकी बात सुनकर सत्यम बिना किसी भाव के बोला, तू कर ले, मैं कौन सा पंडित हूँ जो तेरे फेरे कराऊंगा। सत्यम की बात सुनकर राहुल की हंसी छूट गई। प्रिया भी चेहरा नीचे कर हंसने लगी। आकाश का मुंह बन गया। उसने सत्यम की तरफ देखा, जो बिना किसी भाव के अभी भी सिगरेट पी रहा था। आकाश ने उसे छेड़ा और बोला, तेरे जैसा शैतान पंडित बन भी नहीं सकता। तुझे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जिससे मुझे शादी करनी है उसने पहले तेरी परमिशन लेने के लिए बोला है, क्योंकि तेरे जैसा शैतान उसके भगवान, माँ बाप, भाई बहन सब तू है। उसकी बात सुनकर सत्यम ने एक नज़र उसे देखा और फिर अपने पीछे मुड़कर प्रिया को देखा और फिर बिना किसी भाव के बोला, अगर इसे कोई भी तकलीफ हुई और इसकी आंखों में तेरी वजह से आंसू आए तो मैं तेरी समाधि अपनी हाथों से बनाऊंगा। उसकी बात सुनकर आकाश खुश हो गया और जल्दी से उसके गले लगकर बोला, कभी नहीं मेरी जान, इसे तो मैं अपनी पलकों पर बिठाकर रखूंगा। सत्यम ने उसे घूर कर देखा और खुद से दूर कर दिया। तभी उसका फोन बजा। उसने देखा तो शिवी का फोन था। सत्यम ने जल्दी से फोन रिसीव किया तो शिवी ने उसे जल्दी घर आने के लिए कहा। सत्यम घबरा गया और जल्दी अपनी गाड़ी में बैठकर घर की तरफ निकल गया। बाकी सभी उसे इतनी जल्दी जाते देख उसके पीछे ही चले गए। सत्यम जब घर पहुंचा और कमरे में गया तो नव्या बहुत बुरी तरह से रो रही थी और शिवी भी उसे चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। सत्यम ने जब अपनी प्रिंसेस को रोते हुए देखा तो उसका नाम पुकारा। नव्या ने जब सत्यम की आवाज़ सुनी तो दरवाजे की तरफ देखा जहां सत्यम खड़ा था। सत्यम ने अपनी बाहें फैला दी तो नव्या भागकर उसके सीने से लग गई। सत्यम ने भी उसे कसकर पकड़ लिया। उसके सीने से लगी नव्या रोते रोते बोली, आप कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? आपने प्रॉमिस किया था कि आप नव्या को छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे, फिर भी आप चले गए। सत्यम ने उसके बालों को सहलाया और उसे शांत करवाते हुए बोला, कहीं नहीं गया था, बस कुछ काम आ गया था, इसलिए कुछ देर के लिए जाना पड़ा। और वैसे भी अपनी जाना, अपनी प्रिंसेस को छोड़कर मैं जा सकता हूँ क्या? नव्या अभी भी रो रही थी। आकाश, प्रिया और राहुल जो उसके पीछे ही ऊपर आ गए थे, उन्हें ऐसे देख मुस्कुरा दिए। फिर से वह सब वहां से चले गए और जाते जाते दरवाजा बंद करके गए। सत्यम ने नव्या को ऐसे ही अपनी बाहों में उठाया और ले जाकर बेड पर लिटा दिया और खुद उससे दूर होने को हुआ तो नव्या ने उसे और कसकर पकड़ लिया। सत्यम ने उसके बालों को सहलाया और बोला, 2 मिनट, बस कपड़े बदल कर आता हूँ। नव्या ने नामे गर्दन हिलाई और सत्यम को नहीं छोड़ा। सत्यम ने भी कुछ नहीं कहा, बस अपना कोट उतार कर वही उसके पास उसे अपनी बाहों में लेकर लेट गया। वह अभी भी नव्या के बालों और पीठ को सहला रहा था। जब उसने देखा कि नव्या शांत नहीं हो रही है तो उसने उसका चेहरा खुद से अलग कर अपने एक हाथ से उसके आंसू साफ किए और उसके होठ पर अपने होठ रख दिए। सत्यम उसे बहुत सॉफ्टली चूम रहा था और हुआ भी यह कि नव्या शांत हो गई। सत्यम उसे प्यार से चूमता रहा। उसका हाथ अभी भी नव्या की पीठ को सहला रहा था, जो अब उसकी कमर उसके पेट पर भी घूम रहा था। कुछ टाइम बाद सत्यम ने महसूस किया कि नव्या कोई हलचल नहीं कर रही, तो वह उससे अलग होकर देखा तो मुस्कुरा दिया, क्योंकि उसकी प्रिंसेस उसे किस करते करते ही सो गई थी। सत्यम ने उसके माथे को चूमा और एक बार और उसके होठ को चूमकर उसे बाहों में भरकर खुद भी अपनी आंखें बंद कर लेट गया
और कुछ टाइम बाद वह भी सो गया। आज की कहानी मैं यहीं तक रहने देती हूँ। इससे आगे की कहानी मैं कल लेकर आऊँगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।